सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं जो कल का टॉपिक था और जो आज का टॉपिक है, दोनों डिस्कस करेंगे बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब तक दोनों एक साथ नहीं पढ़ोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमने सोचा कि दोनों टॉपिक को एक साथ आज ही पढ़ाया जाए। तो बहुत अच्छा समय है, बहुत जल्द आ जाइए। सब लोग को नमस्कार, सब लोग को हेलो है, सब लोग को गुड इवनिंग बाबू। ढेर सारा प्यार, जल्द से जल्द आइए ताकि आज की टॉपिक हम पूरी तरह से शुरू से लेके आखिरी तक, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये पूरा न्यूमेरिकल बेस है, पूरा न्यूमेरिकल बेस है। यानी कि इस चैप्टर से जो न्यूमेरिकल फंसते हैं, ज्यादा अच्छे न्यूमेरिकल, ज्यादा अंक वाले, वो आपके इसी टॉपिक से फंसते हैं। तो इस टॉपिक को हमने क्या किया, एक साथ पढ़ाने की कोशिश की। अगर कल टॉपिक पढ़ा दिया गया होता तो आज थोड़ा कम रहता, लेकिन अगर कल नहीं चल पाया था, क्यों? क्योंकि टेक्निकल इशू था, इलेक्ट्रिकल इशू था, उसलिए क्या है नहीं हो पाया था। इसलिए मैं उस टॉपिक को पहले पढ़ाऊंगा और आज के टॉपिक को भी पढ़ाऊंगा, साथ साथ दोनों पढ़ाऊंगा। उसके लिए थोड़ा सा देर लगेगा, लेकिन धैर्य बना के बैठे रहिएगा, तब तो समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। धैर्य बना के बैठिए, देखते हैं क्या है। सब लोग जल्द से जल्द आ जाइए। चलिए, सब लोग आ गए हैं। चलिए, शिवम आ गए हैं, काजल बच्ची आ गई हैं, अभिषेक आ गए हैं, समीर आ गए हैं, जितेंद्र भी आ गए हैं, सोनी आ गए हैं, और भी विशान, क्या लिखे, विष्णु। बहुत अच्छे बच्चे, जल्दी से जल्दी आ जाओ। उसके बाद देखते हैं स्मार्ट साहिल। हाँ, लेट हो जाते हैं। लेट इसलिए कि टेक्निकल इशू बहुत ज्यादा, हमारे पता नहीं क्या वो कंप्यूटर महोदय चेक करने लगते हैं, सब इधर उधर हो जाता है ना, गड़बड़ हो जाता है। उसके लिए हम खुद क्षमा चाहते हैं उनकी तरफ से, आप परेशान मत होइए। हम आए तो पूरी तरह से। रवि सिंह, चलिए बहुत अच्छे। वंश फैन क्लब भी आ गए। सर कंप्यूटर महोदय जी प्लीज, वो नहीं आएंगे बाबू, हमने बात किया जैसा भी करके। आप लोग आ जाइए पहले। वालेकुम अस्सलाम जितेंद्र जी, क्या मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है? एक बार कमेंट कर दो जल्दी से, उसके बाद शुरू करते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिस नहीं करना है, कॉपी और पेन लेकर के बैठना, तभी आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। जरा सा भी, एक भी सेकंड का, अगर एक भी मिनट का आपने वीडियो मिस कर दी अगर, तो समझ जाइए कि दिक्कत हो जाएगा आपके लिए, है ना, दिक्कत होगी। इसलिए क्या है, आप दिक्कत में मत आइए, सर एकदम लास्ट तक लगे रहिएगा। थोड़ा सा अगर खा पी के बैठोगे, क्योंकि टाइम तो खाने पीने का हो चुका है, आप लोग खा चुके हैं, हम पढ़ाने के बाद ही खाएंगे। अगर मैं बिना खा के पढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब आप खा के पढ़ रहे हैं, तो लास्ट तक तो बने रहो यार, ठीक? ओके, आवाज अगर जा रही तो शुरू करते हैं, है ना? ठीक, जय हिंद। ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। यस गुप्ता जी सर, ठीक, आगे। अगर क्लियर है तो फिर स्टार्ट करते हैं। अब बात करने से अच्छा कि हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक आज कुछ लंबा होने वाला है। दिल थाम के बैठना। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आकाश बाबू शुक्रिया आपका, आ जाओ। जहीर खान आ गए। लिखा क्या, नेर्नस्ट समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रोड विभव के लिए नेर्नस्ट समीकरण। नेर्नस्ट एक वैज्ञानिक थे, है ना? उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या कहा कि जब कोई इलेक्ट्रोड मानक परिस्थितियों अर्थात 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर, है ना, वायुमंडलीय दाब पर, यानी एक वायुमंडलीय दाब, यहाँ क्या होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर और एक वायुमंडलीय दाब पर आयन की मोलर सांद्रता पर कार्य करता है, तब उसका इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। पहले तो बात ये क्या लिखा, मानक इलेक्ट्रोड विभव का डिफिनीशन लिखा, सीधा सीधा मानक इलेक्ट्रोड विभव का डिफिनीशन लिखा, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं। शुरुआत कर रहा है आपकी पुरानी याददाश्त को वापस ला करके, उसके बाद क्या है, नई याददाश्त को डालेगा। क्या लिखा है, इस दशा में जब मानक इलेक्ट्रोड बना, क्या, जब मानक इलेक्ट्रोड बना तो फिर क्या होगा, इस दशा में इलेक्ट्रोड निकाय के इलेक्ट्रोड विभव की गणना, क्या, इलेक्ट्रोड निकाय के इलेक्ट्रोड विभव की गणना के लिए, है ना, गणना करने के लिए नेर्नस्ट ने एक समीकरण दिया। क्या, जब मानक अवस्था में आया तो मानक अवस्था में इलेक्ट्रोड निकाय यानी इलेक्ट्रोड युक्त जो सेल बना है, उस सेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए नेर्नस्ट नामक वैज्ञानिक ने एक समीकरण दिया। क्या दिया, एक समीकरण दिया, और उसी समीकरण को नेर्नस्ट समीकरण कहा जाता है। क्या, उसी समीकरण को नेर्नस्ट समीकरण कहा जाता है। वो कौन सा समीकरण है दिखाते हैं अभी। बस इतनी सी बात है कि अगर मानक अवस्था है, मानक अवस्था में जो इलेक्ट्रोड विभव होता है उसे तो मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, लेकिन वही इलेक्ट्रोड विभव मापने के लिए नेर्नस्ट नामक वैज्ञानिक ने एक समीकरण दिया। एक समीकरण दिया, उसी समीकरण को क्या गया है, नेर्नस्ट समीकरण कहा गया। भैया क्या कहा गया, नेर्नस्ट समीकरण कहा गया। न्यू चैप्टर आएगा, लेकिन जब अच्छे समझ जाओगे पूरी तरह तब आएगा, जब खत्म होगा तभी आएगा। तो ध्यानपूर्वक सुनना, कॉपी पेन लेकर के बैठना। नेर्नस्ट समीकरण अब स्टार्ट हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आ जाओ। अगला क्या कहा, इसी समीकरण को नेर्नस्ट समीकरण कहा। वो कैसा समीकरण था, आओ दिखाते हैं। यहां देख लो, यहां देख लो क्या लिखा हुआ है। यहां लिखा हुआ है भैया आपका E इजिकल टू, क्या, E इजिकल टू लिखा हुआ है E नॉट माइनस RT अपॉन NF, ये लिखा हुआ है ln रहेगा। एक्सपोनेंशियल E के पावर
क्या लिखा है, अपचयित, ये लिखा है अपचयित, अपचयित, अपचयित है ना, अपचयित अवयव क्या अवस्था, अपचयित अवस्था, अपचयित अवस्था लिखा है और ये बड़े ब्रैकेट में रहेगा। तो उसके बाद नीचे क्या लगा, ऑक्सीकृत अवस्था, ऑक्सीकृत अवस्था, ऑक्सीकृत अवस्था यानी क्या, ये ऑक्सीकृत अवस्था। अब इसको मैं और विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा एक नई स्लाइड में, एक नए बोर्ड में, है ना। क्या देखते हैं, क्या सिर्फ और सिर्फ इतना पकड़ करना, जो ई सेल आया है वो मानक ई सेल अर्थात क्या, मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस RT अपॉन यानी अब Ln है ना, e के पावर क्या लिखा है, अपचयित अवस्था की सांद्रता और ऑक्सीकृत अवस्था की सांद्रता। क्लियर। अब आगे हम बताते हैं क्या क्या होने वाला है। देखो ये हो गया अपचयित अवस्था की सांद्रता और क्या, ऑक्सीकृत अवस्था की सांद्रता। इसका मतलब है भैया कि अब मुझे ये नया फार्मूला इसका क्या बनेगा, मैं यहां एक स्लाइड ले रहा हूं। देखो निर्नस्ट ने क्या कहा, निर्नस्ट ने कहा कि भैया जो ई सेल होगा, ई सेल जो होगा वो क्या होगा, मानक है ना, मानक सेल विभव माइनस RT अपॉन NF, मतलब कि जब n इलेक्ट्रॉन क्या फ्लो हो है ना, NF इंटू Ln e के पावर क्या, अपचयित अवस्था की सांद्रता, अपचयित अवस्था की सांद्रता होल बाई ऑक्सीकृत अवस्था की सांद्रता, ऑक्सीकृत अवस्था की सांद्रता है ना। अपचयित और ऑक्सीकृत लिखा है। अब बात आती है सर अपचयित कौन होगा, ऑक्सीकृत कौन होगा, है ना। ध्यान से सुनना इस बात को। देखो सबसे पहले तो इसको हम हटाना चाहते हैं Ln को, Ln को लाख के टर्म में अगर लिखना चाहते हैं तो Ln की वैल्यू जो होती है वो होती है 2.303 log बेस 10। तो दिमाग खराब कर दिया, चलाते हैं कुछ और लिखा था कुछ और, क्या Ln क्या है 2.303 log बेस 10, यहां 10 रहेगा, हो गया। ये होती है Ln की वैल्यू। तो Ln की जगह पे हम इतना रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, उतना रख सकते हैं। तो लिखेंगे ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट है ना, सेल माइनस RT अपॉन NF, हो गया। क्या भाई दिमाग एकदम खराब कर दिया, ये पता नहीं बोर्ड क्या है, बोर्ड कैसा, क्या RT अपॉन NF लॉग, लॉग क्या हो जाएगा, लॉग के साथ लेकिन नंबर रहेगा ना, हाँ लॉग के साथ क्या रहेगा 2.303 लॉग बेस 10, ऊपर क्या हो जाएगा भैया, अपचयित की सांद्रता, क्या अपचयित की सांद्रता, अपचयित अवस्था की सांद्रता, अपचयित अवस्था की सांद्रता होल बाई ऑक्सीकृत अवस्था की सांद्रता, ऑक्सीकृत अवस्था की सांद्रता है ना, अवस्था की सांद्रता भैया, ये हो गया। अब ऑक्सीकृत अवस्था की सांद्रता ये लिख लो, लिखने के बाद ये वैल्यू आगे करो, यहां से हो जाएगा क्या, ई सेल इजकल टू, ई सेल इजकल टू ई नॉट सेल माइनस क्या हो जाएगा 2.303, हो गया। अगर R की वैल्यू आप रखना चाहते हो तो ठीक है, नहीं रखना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रखो। R की वैल्यू 0.082 और टेम्परेचर 298 मानक अवस्था, हो गया 298 होल बाई n ओपन क्या है फैराडे, मतलब 96,500 ये होता है। वैल्यू रख दिए लॉग बेस 10, ऊपर क्या है अपचयित अवस्था की सांद्रता, अपचयित अवस्था की सांद्रता, अपचयित अवस्था की सांद्रता होल बाई अपॉन क्या हो गया भैया, ऑक्सीकृत अवस्था की सांद्रता। ध्यान से सुनना, ऑक्सीकृत अवस्था की सांद्रता, इसकी जो जो फार्मूले बनेंगे वो बताते हैं हम, सब बताएंगे। ये हो गया। ये पूरी वैल्यू सॉल्व करने के बाद कितनी आती है जरा ध्यान से देखना, ये इतनी वैल्यू है ना, ये इतनी वैल्यू 0.0591, इतनी पूरी वैल्यू क्या आती है, ई सेल इजिकल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 होल बाई n बचा केवल,
यहां से log बेस 10 ये हो जाएगा अपचयित की सांद्रता और होल बाई ऑक्सीकृत की सांद्रता। हो गया ऑक्सीकृत अवस्था की। ये बना एक फार्मूला आपका, क्या बना, एक फार्मूला बन गया बड़ा सा, जो ये भी एक स्टैंडर्ड फार्मूला है। स्टैंडर्ड फार्मूला का मतलब जब भी आपको कुछ चीज दिया रहेगा तो लगा सकते हैं। क्लियर, क्या हुआ, हाँ 298 ही हमने, अच्छा ओहो देख रहे हो कहां ध्यान, 298 लिखने के बाद 289 लिख के बैठा था ना, 298 लिख दिया हमने केल्विन। ये हो गया आपकी वैल्यू। पूरी तरह से जब सॉल्व कर दिया तो निर्णय समीकरण ये भी एक है, यानी लास्ट निर्णय समीकरण जो आ रहा है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन होता है, और लॉग बेस 10 ऑक्सीकृत यानी अपचयित अवस्था की सांद्रता और ऑक्सीकृत अवस्था की सांद्रता। क्लियर, हाँ होल बाई एन, बिल्कुल बिल्कुल सही है, एकदम सही है। हाँ 0. स्मार्टी साहिल वो आर की वैल्यू है, वो आर की वैल्यू है मेरे भाई। यहां से मैं लिख देता हूं आर की वैल्यू है, लो भाई मैं लिख देता हूं आर इक्वल टू क्या होता है 0.089 सॉरी 821 होता है भैया, 821 होता है मेरे भाई, मेरे लाल बाल गोपाल। एटीएम करना है ना, और क्या है एटीएम केल्विन है ना, प्रति शायद केल्विन प्रति मोल होता है। छोड़ो यहां से ये हो गया आपका क्या क्या आर की वैल्यू 2.8 और कैपिटल टी क्या लिखा 0.0821 है। कैपिटल टी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 298 केल्विन। ये आपका केल्विन में होगा, ध्यान देना इस बात को, ये चीज फिक्स है। इस वैल्यू को जब हमने रखा तो सॉल्व करने के बाद वो नंबर आएगा। क्लियर है ना। एलियन का मतलब है जब एंटी लॉगरिथमिक यानी एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में जब आपकी वैल्यू होती है तो एलियन आता है, वहां लॉग की वैल्यू क्या एंटी लॉग में आती है निकल करके, तो वहां क्या एक्सपोनेंशियल है। यानी जब भी आपका समीकरण लिखा गया तो स्टैंडर्ड हुआ एक्सपोनेंशियल में लिखा गया, यानी एंटी लॉग वाले टर्म में लिखा गया, इसलिए उसको जब बदलेंगे तो एलियन पहले रहेगा बाद में लॉग होगा, है ना। ठीक, यानी कहने मतलब एलियन के पदों में जो है वो एक्सपोनेंशियल वैल्यू है। क्लियर, चलिए हाँ रिपीट कर रहे हैं, हम रिपीट कर रहे हैं, बिल्कुल फिर से रिपीट कर रहे हैं। आपका सवाल, आपका निर्णय समीकरण एक दिया था स्टैंडर्ड ये वाला, एलएन के पदों में सबसे पहले हमने एलएन को गायब किया। एलएन को log बेस 10 के रूप में अगर लिखना है तो एलएन की वैल्यू क्या होती है 2.303 है ना, log बेस 10 गुना होता है, तो log बेस 10 गुना मतलब इतना होता है, उसकी जगह पे हमने रख दिया, ये नंबर आगे आ गया। आगे आया साथ ही साथ आर की वैल्यू मैंने रख दिया 0.0821 और टी की वैल्यू क्या है परमताप है 298 के लिए रख दिया। अब क्या है फैराडे नियतांक है वो भी 96,500 रख दिया, सॉल्व किया, जो आया वो दिखा रहा है ना, जो आया वो दिख रहा है। इसका मतलब है कि लास्ट में एक निर्णय समीकरण और आएगा, क्या आएगा वो आएगा आपका क्या ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन क्या है log बेस 10 अपचयित अवस्था की सांद्रता बटे ऑक्सीकृत अवस्था की सांद्रता, ये लिख लेना और कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। सवाल सिर्फ और सिर्फ फार्मूला कैलकुलेट किया गया मेरे भाई, फार्मूला कैलकुलेट किया गया है ना। अच्छा आपको नहीं पता, कौन सी चीज नहीं पता, जल्दी बताइए किसको नहीं पता कौन सी चीज है। भाई क्या नाम है, एक करके और कुछ आगे लिखे हो भाई, क्या नहीं पता आपको बाबू। अच्छा स्क्रीनशॉट, हाँ जल्दी लो स्क्रीनशॉट, उसके बाद आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम आगे चलते हैं। आगे चलेंगे क्या, हम जिंक के पदों में पहले एक समीकरण और लिखेंगे, इसी में जिंक के पदों में हम एक समीकरण और लिखेंगे। हो गया तो आगे चलते हैं, इसी में हम जोड़ते हैं। अगर मान लिया जाए भैया क्या, अगर एक इलेक्ट्रोड एक अर्धव क्रिया अगर लिखी जाए तो क्या होगा, ध्यान से देखना। चलो मैं लिख रहा हूं, हो गया नोट, आ जाओ। सपोज दैट देखो, सपोज दैट एक मेटल है, यहां से सपोज दैट एक मेटल है, मेटल था, ये एन इलेक्ट्रॉन लिया हुआ मतलब निकाला था, ये क्या किया एन इलेक्ट्रॉन ले लिया, न्यूट्रल हो गया, क्या हो गया न्यूट्रल हो गया, यम सॉलिड हो गया।
अब ये न्यूट्रल हो गया, n इलेक्ट्रॉन निकाल करके लेकर के। अब इसका जो निर्णय समीकरण लिखना होगा वो क्या होगा, है ना, इसका निर्णय समीकरण, इसका निर्णय समीकरण, निर्णय समीकरण ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। E इलेक्ट्रोड का है, ये किसका है, Mn पॉजिटिव होल बाई Mn, इस तरह से हम लिखेंगे M इजिकल टू E नॉट, मतलब इसी धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसी धातु का क्या मानक इलेक्ट्रोड विभव, माइनस क्या डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं 0.0591 अपॉन n, क्योंकि n इलेक्ट्रॉन है, n फॉर इलेक्ट्रॉन होगा, लॉग बेस 10, है ना। ऊपर क्या था, अपचयित की सांद्रता, यहां से आए अपचयित की सांद्रता, अपचयित अवस्था, अपचयित अवस्था, अपचयित अवस्था की सांद्रता होल बाई ऑक्सीकृत अवस्था, ऑक्सीकृत अवस्था। अब ध्यान से देखना कौन ऑक्सीकृत होगा कौन अच्छित होगा, सुनना ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनना मेरे भाई, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। इसको मैं आगे वाली वैल्यू वैसे लिख रहा हूं, Mn पॉजिटिव मतलब इसी इलेक्ट्रोड का विभव है, इक्वल टू इसी इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव है ना, यानी M धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस 0.0591 होल बाई n लॉग बेस 10। अब यहां क्या रखेंगे हम, यहां क्या रखेंगे और यहां क्या रखेंगे, जल्दी बताओ। देखो अपचयित है ना, यानी जिस एलिमेंट का अपचयन हो रहा है उसकी सांद्रता, जिस एलिमेंट का अपचयन हो रहा है उसकी सांद्रता किसका हो रहा है, हो रहा है ना, इसी का तो हो रहा है। अगर इसकी तुलना में देखा जाए इधर तो क्या बोलोगे कि इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 है, यहां क्या हो रहा है प्लस n, अर्थात इसका अपचयन होना, सॉरी इसका अपचयन हो रहा है इधर में, अपचयित अवस्था जो अपचयित हो चुका है, तो ये अपचयित वाला है, इसकी सांद्रता यहां रखेंगे, क्या रखेंगे Mn सॉलिड, मतलब कहने का जो अपचयित हो चुका है, जो अपचयन के केस में आ रहा है उसकी सांद्रता, यानी सीधा सीधा जो अभिकारक उत्पाद आया है उसकी सांद्रता, है ना। क्योंकि इसका अगर देखा जाए तो माइनस, अर्थात क्या इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या शून्य है, और इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या प्लस, क्या है प्लस में है, इसका मतलब है कि ये अपचयित अवस्था और ये क्या ऑक्सीकृत अवस्था है, यानी यहां से आ जाएगा Mn+2, मतलब प्लस n चार्ज Mn+, है, ये हो गया। अब हमेशा सदैव इस बात को ध्यान देना, सदैव इस बात को ध्यान देना भैया कि आपका जो होता है क्या क्या आपका जो भी सांद्रता होगा ठोस अवस्था का, ठोस अवस्था का जो सांद्रता होता है वो सदैव 1 मोलर होता है, क्या होता है 1 मोलर होता है। तो जब 1 मोलर होता है तब क्या हो जाएगा, तब आपका क्या हो जाएगा जो लिखा है, यानी इनका इलेक्ट्रोड विभव, इनका इलेक्ट्रोड विभव इक्वल टू इनका मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव इजिकल -3 माइनस 0.0591 होल बाई n लॉग बेस 10, ऊपर आया 1 और नीचे आया Mn पॉजिटिव, हो गया। इस तरह से दिखा क्या, इस तरह, यानी एक इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव होगा निर्णय के पदों में या निर्णय समीकरण के पदों में, ये होगा एक इलेक्ट्रोड का, ध्यान देना एक इलेक्ट्रोड का क्या हुआ, कोई हमने एक इलेक्ट्रोड मान लिया क्या धातु यम धातु, वो इलेक्ट्रॉन क्या n निकाला था, n इलेक्ट्रॉन निकाला था, वो n इलेक्ट्रॉन लिया न्यूट्रल हो गया, जब न्यूट्रल हुआ तो ये अपचयित अवस्था और ये क्या बनी ऑक्सीकृत अवस्था। निर्णय समीकरण के हिसाब से हमने लिखा और इसको यहां से क्या आ गया, ये यहां एक चीज बदला गया, ये कभी भी ठोस अवस्था जब आएगा तो उसकी सांद्रता सदैव 1 ली जाएगी। क्लियर, क्लियर नहीं दिख रहा है, क्या बात है बाबू सर, न्यू चैप्टर कब आएगा, कब ये खत्म हो जाएगा तब आ जाएगा। वंश बाबू क्लियर नहीं दिख रहा, जूम करो थोड़ा सा, क्वालिटी बढ़ा लो, सही बात है क्वालिटी बढ़ाओ, क्योंकि बच्चे कह रहे कोई कह रहा है क्वालिटी बढ़ा लो, है ना। हाँ चलिए सही बात है, समझ में आया, ये बताओ टॉपिक समझ में आया ये जो बताया गया अभी अभी, है ना। चलिए हाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल की बात कर रहे हो, एग्जाम्पल तब देंगे जब इसका जितना फॉर्मूला बनना वो हो गया। मैं समझाना चाहता हूं कि एक इलेक्ट्रोड का इतना हुआ। अब मान लेते हैं अगर इसी इलेक्ट्रोड में जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड आ जाए, जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड के हिसाब से पूरे सेल अभिक्रिया का आ जाए, तो क्या होगा, जब वहां हम पहुंच जाएंगे तब एग्जाम्पल देंगे आपको,
है ना। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया। ये अगर समझ में आया तो ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। हाँ, सोनी सिंह का क्लियर है और अनिकेत सिंह का क्या हुआ भैया? ओके सर, ओके ओके। यस गुप्ता का भी क्लियर है। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, निर्णय समीकरण आपको यह होता है, अगर कोई एक इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, मतलब कोई धातु लेते हैं, तो उनका क्या होगा, इसका इलेक्ट्रोड विभव यहां लिखेंगे, इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव संकेत दिया जा रहा है कि मतलब प्लस से क्या हो रहा है, न्यूट्रल हो रहा है, ये संकेत दिखा रहा है ना। ये समीकरण यही बताएगा कि प्लस से न्यूट्रल हो रहा है। हो गया, वैल्यू रखा, अपचयित अवस्था लिखा, लिख दिया। अब अपचयित अवस्था उस समीकरण में क्या होगा, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या कम है, सीधा सीधा वो अपचयित अवस्था, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा है वो ऑक्सीकृत अवस्था है। हो गया, रख दिया। अब एक बात है कि इस बात को जानना पहले आप कि भैया जो भी होता है हमारा, मतलब आपका जो ठोस अवस्था होगा, उस इलेक्ट्रोड के जो द्रव्यमान होंगे, सक्रिय द्रव्यमान, वो सदैव एक आएंगे, यानी एक मोलर माना जाता है, इसलिए एक ही लिखेंगे, है ना। एक ही लिखेंगे इसलिए एक हो गया। आगे फिर क्या हमने एक रख दिया, जो आया वो दिखा, यानी एक इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव होगा निर्णय समीकरण के केस में वो इस तरह से आएगा। हो गया, जब इस तरह से आएगा तब हम आगे चलते हैं किसके लिए, कॉपर और जिंक के लिए। आओ कॉपर और जिंक की बात करते हैं, कॉपर और जिंक की बात करते हैं। क्या आधा आधा बोर्ड है, आधा आधा है ना, आधा आधा बोर्ड है, ठीक। कॉपर और जिंक की बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, कॉपर की। सपोज दैट कॉपर की बात कर लें। कॉपर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है। जिंक के केस में अगर देखा जाए, जिंक के केस में क्या करेंगे हम, कॉपर इलेक्ट्रॉन लेता है, Cu, यहां से हम क्या कर रहे हैं, कैथोडिक रिएक्शन, कैथोडिक अभिक्रिया, है ना, कैथोडिक अभिक्रिया। और यहां से क्या लिखते हैं, जिंक वाली अभिक्रिया, क्या, एनोडिक अभिक्रिया, एनोडिक अभिक्रिया। ध्यान से सुनना, मिस मत करना। जेडियन चेन, जेडियन क्या होता है आपको पता है, ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, निकालता है, ये भी आप जानते हैं। ये एनोडिक अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, ये कैथोडिक अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक। अब इसमें हमें निर्नष्ट समीकरण लिखना है। क्या लिखना है, निर्नष्ट समीकरण लिखना है। तो जरा ध्यान से देखना, दिख रहा कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, दिख रहा है तो क्या होगा, ये ई किसका, कॉपर का, कॉपर +2 से क्या हो रहा है, कॉपर न्यूट्रल हो रहा है। इसका टू कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या हो जाएगा भैया, कॉपर +2 से कॉपर न्यूट्रल मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस 0.0591 अपॉन n। अगर n की बात की जाए तो n क्या है, इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन अभी नहीं, रुको, log बेस 10 इधर क्या, इधर किसकी सांद्रता, इधर अपचयित की सांद्रता यानी Cu सॉलिड की, अपॉन इधर उधर क्या होगा, ऑक्सीकृत यानी कि Cu+2 की। हो गया, ये हो गया। अब n की वैल्यू आपके पास 2 है, इसको हम लिख सकते हैं कॉपर +2 यानी कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव इक्वल टू कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव, कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस 0.0591 अपॉन 2। हो गया, ये हो जाएगा log बेस 10, log बेस 10 भैया क्या हो जाएगा आपका, इसकी सांद्रता आती है 1 और इसकी सांद्रता क्या हुई, बच गई, कॉपर 2+, क्योंकि नहीं पता, रख दिए, ये हो गया, ठीक। लिख लो इतना। लिखने के बाद क्या करना है, इसको आप क्या करिए, बंद करके रख दीजिए। क्या, इसको आप क्या करिए, बंद कर दीजिए, है ना, बंद करो भाई, ये आप क्या करिए, इसको बंद कर दीजिए। बंद करने का मकसद क्या भी बताते हैं क्या, ये हो गया, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब अगला इसमें आ जाओ, इसमें आ जाओ जिंक वाले में। जिंक के लिए अगर हम लिखना चाहें तो क्या होगा, जिंक का इलेक्ट्रोड विभव Zn होता है, जा रहा है ना, Zn से Zn+ जा रहा है। इसका इलेक्ट्रोड विभव, इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस 0.0591 अपॉन n log बेस 10। अपचयित की सांद्रता क्या है, अपचयित कौन है इसमें, ये वाला है ना, अपचयित कौन है, ये वाला है। Zn सॉलिड रखो अपॉन Zn+2 रखो। हो गया, ये हो गया। आगे फिर क्या आएगा, देखो ध्यान से, जिंक का इलेक्ट्रोड विभव
इज इक्वल टू जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस 0.0591 अपॉन 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी जा रहा है, लॉग बेस 10, ये आ जाएगा 1 बाई क्या हो जाएगा, जिंक आयन का सांद्रता। हो गया। इसको भी आप क्या करिए, बंद कर दीजिए, इनको भी क्या करिए आप, बंद कर दीजिए। हो गया। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब मैं क्या करने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। समीकरण नंबर अगर ना मानो तो कोई बात नहीं, कॉपर का आ गया इलेक्ट्रोड विभव इस तरह से और जिंक का आ गया इलेक्ट्रोड विभव इस तरह से निर्दिष्ट समीकरण के पदों में, है ना। निर्दिष्ट समीकरण के पदों में आपका क्या आ गया, जिंक का और कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव आ गया। हो गया, क्लियर है। लेकिन इन्हीं दोनों इलेक्ट्रोड विभवों को अगर जोड़ने की बात की जाए, अगर जोड़ने की बात की जाए, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अगर बात की जाए, दोनों का सेल अपक्रिया एक साथ कर दिया जाए, दोनों को एक साथ किया है, क्योंकि भैया जिंक और इलेक्ट्रोड जो गैल्वेनी सेल वोल्टेज सेल बनाता है दोनों एक साथ रहता है, तो पूरे सेल की अपक्रिया चलती है। अगर अब बात की जाए पूरे सेल की अपक्रिया तो क्या आएगा, है ना। आगे क्या लिखेंगे, सेल अपक्रिया के लिए यहां लिखेंगे पूर्ण सेल अपक्रिया के लिए, पूर्ण सेल अपक्रिया के लिए मैं एक साथ सब कुछ करना चाहता हूं भाई, बस इतना जानो, ध्यान देना, कंसंट्रेट रहना, सारी चीजें समझ में आएगी। पूर्ण सेल अपक्रिया के लिए, सेल अपक्रिया के लिए निर्दिष्ट समीकरण, निर्दिष्ट समीकरण क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखना, क्या हो जाएगा। समीकरण 1 को किसको करेंगे, किसको करेंगे भाई, कैथोड माइनस ई एनोड, यानी क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, है ना। समीकरण क्या बात लिखूंगा भाई, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, यानी समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, चलो घटाओ। अगर घटाएंगे तो चिंता किस बात की, डरो मत, इधर वाला पोर्शन इधर के साथ, उधर वाला पोर्शन उधर के साथ, तो बराबर के इधर ये है, यानी कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव हो गया, माइनस उधर वाला कौन है, यहां है इधर का पोर्शन, यानी जिंक का इलेक्ट्रोड विभव। क्या बोला मैंने, जिंक का इलेक्ट्रोड विभव हो गया, बराबर पहले इसी को लिखेंगे, क्या भैया, कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव, ध्यान से सुनना, माइनस 0.0591 अपॉन 2 क्या हो गया, लॉग बेस 10 लिख लो ऐसे, 1 बाई कॉपर आयन की सांद्रता। हो गया, माइनस लगाओ, लग गया माइनस, हाँ सर माइनस लग गया, लगा दिया। इसको लिखना है तो क्या, जिंक आयन, जिंक का इलेक्ट्रोड विभव, जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव, उसके बाद माइनस थे, ये माइनस है, अगर तो इसके अंदर माइनस था तो इसकी वजह से माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके आगे जब माइनस हम लगाएंगे तो जब टूटेगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर। 0.0591 होल बाई 2 लॉग बेस 10 क्या, 1 बाई जिंक आयन की सांद्रता। ध्यान से सुनना, मैं पूरे समीकरण का क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं। हो गया। अगर आपको कहा जाए कि भैया यहां से देखो ये क्या लिखा है, ये अपचयन लिखा है ना, ये क्या लिखा है, ऑक्सीकरण लिखा है ना। अपचयन किस पर होता है, एनोड पर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एनोड यानी कैथोड, सॉरी कैथोड पर होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कैथोड लिख सकते हैं ना। माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं, एनोड, हाँ सर एनोड लिख सकते हैं, क्योंकि एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, इजिकल टू। इसको भी हम लिख सकते हैं मानक कैथोडिक इलेक्ट्रोड माइनस ये, इसको और इनको एक साथ कर दो, इनको और इनको एक साथ कर दो, इनको पहले लिख लिया। अगला स्टेप में क्या लिखेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव किसका भैया, जिंक का। जिंक क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है, इसलिए उसको लिखेंगे एनोड। हो गया। इसमें से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेंगे तो आपका क्या आएगा, माइनस कॉमन ना लो, एक काम करो सब कुछ कॉमन ले लो। सब कुछ का मतलब 0.0591 होल बाई 2, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। ध्यान से देखना, कॉमन जब ले लिए तो एक बड़ा सा क्या आया, लॉग बेस 10, पहले ये आया लॉग बेस 10,
ये क्या है, कॉपर आयन की सांद्रता। ध्यान से सुनना, अगर मिस करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। अगर माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो ये प्लस वाला क्या बन जाएगा, आपकी बार अंदर माइनस बन जाएगा। क्या बचा, log बेस 10 1 बाई सांद्रता किसकी, Zn आयन की, है ना, Zn आयन की सांद्रता होल बाई। बंद हो गया, इसको बंद कर दो। इतना आया, बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया, इतना समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या इतना समझ में आया। देखो आज इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहे हैं, है ना। सेकंड लाइन में 1 अपॉन कैसे हो गया, चलो 1 अपॉन कैसे हो गया, यहां से यहां है? ये क्या लिखा है, कॉपर आयन। ये कॉपर आयन नहीं है, सॉलिड है। सपोज दैट सॉलिड, ये अकेले न्यूट्रल है तो सॉलिड है। कभी भी न्यूट्रल की जो सांद्रता होती है, सॉलिड की सांद्रता, अभी मैंने लिखा अगले स्लाइड में कि क्या होती है, 1 होती है। उसको मैं दिखा दूं, यहां लिखा है ना सॉलिड, यहां क्या लिखा, 1 लिखा है, यानी उसकी सांद्रता हमेशा क्या लिखी जाएगी, 1 लिखी जाएगी जब वो ठोस रहेगा तब। तो यहां क्या किया हमने, ठोस था उसको कर दिया 1, वहां भी ठोस था उसको कर दिया 1। क्लियर, साफ नहीं दिख रहा बाबू, क्वालिटी बढ़ा लो, मैं क्या करूं यार। चलिए आ गया, स्मार्टी सेल कह रहे सर आ गया है, और सोनी भी कह रही है यस सर, वंश गुप्ता यस सर। हाँ ध्यान पूर्वक सुनोगे तो पूरी तरह से आएगा। क्या लिखा, वर्षिप सिंह यादव राधे राधे। अगर आपको कंसंट्रेट होकर के आप अगर सुन रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, तो इसका मतलब पूरी तरह से आएगा, कोई उसमें दो राय नहीं है भाई, है ना। इतने आराम से हम बता रहे हैं और इतना अच्छा टॉपिक चला। संख्या देखो आज, वाह भाई वाह, ऐसी संख्या तो कक्षा 11 में रहते हैं, है ना। 11 के बच्चे इतने रहते हैं, 12 वाले बताओ, 12 में हो आप लोग भाई, कोई दिक्कत नहीं। हमको पढ़ाना है, मुझे पता है कि आप लोग बाद में देखोगे, लेकिन इस टाइम नहीं देख लो तो कष्ट होता है थोड़ा सा। हो गया, चलो चलो नोट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट। चलो आगे चलते हैं, अभी देखना इसके आगे क्या होगा। इसके आगे हो रहा है कुछ, ध्यान देना। आगे मैं क्या करना चाहता हूं, ये देखो, इतना पोर्शन कुछ बनने वाला है, इतना पोर्शन कुछ बनने वाला है, और इतना पोर्शन भी कुछ बनने वाला है, और वो भी कुछ बनने वाला है। जरा ध्यान से आ जाओ इधर, अपने दिमाग को कंसंट्रेट करके रखना। मैं अगले स्लाइड में चलता हूं। चलो अगले स्लाइड में अगर कहो तो मैं उसको फिर से लिख दूं, इसको मैं फिर से लिख देता हूं भाई। लो एक काम करो, सफेदे वाला लिखो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। है अगर बात की जाए इधर से, ई क्या लिखा था, ई कैथोड लिखा था ना, माइनस ई एनोड लिखा था ना। हाँ सर, इक्वल टू ई नॉट कैथोड लिखा था ना, माइनस ई नॉट एनोड लिखा था ना। हाँ सर लिखा था, माइनस 0.0591 होल बाई 2, कोष्टक बंद करो। क्या लिखा था यहाँ, लॉग बेस 10 1 बाई सांद्रता कॉपर आयन की, और माइनस लॉग बेस 10 1 बाई सांद्रता जिंक आयन की। यही लिखा था ना, यही लिखा था ना भाई, यही दिखा था ना। पीछे चलो देख लो, यही लिखा था ना, यही लिखा है ना भाई मेरे। हाँ यही लिखा सर, बिल्कुल वही लिखा है। अब आ जाओ, अगर वही लिखा है तो फिर आगे क्या होगा, ये कैथोड माइनस ई एनोड लिखा है, ये क्या है पूरा ई सेल लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, इजिकल टू ये कैथोड माइनस एनोड लिखा है, ई सेल लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, लेकिन कौन सा, मानक सेल लिख सकते हैं ना। हाँ लिख सकते हैं, लिखो। माइनस में 0.0591 होल बाई 2, ये क्या लिखा, लॉग एम माइनस लॉग एन लिखा है। लॉग एम माइनस एन क्या होता है, लॉग एम बटे एन होता है, यानी लॉग एम बटे एन का सूत्र जो ओपन होता है वो लॉग एम माइनस लॉग एन होता है। इसका मतलब है कि अगर लॉग एम माइनस लॉग एन लिखा है तो लॉग बेस 10 क्या, एम बटे एन, यानी एम की वैल्यू ऊपर रहेगी, कॉपर आयन की सांद्रता होल बाई जिंक आयन की सांद्रता, है ना, जिंक आयन की सांद्रता, जिंक आयन की सांद्रता थोड़ा साफ से लिख दें, कॉपर आयन की सांद्रता, फिर क्या, जिंक आयन की सांद्रता। हो गया, ये रख दिए, बंद करो। अगर आपको ये नहीं आया तो मैं यहां से इसका फार्मूला लिख रहा हूं। क्या क्या लिखेंगे, लॉग बेस 10 एम बटे एन अगर लिखा है, क्या एम बटे एन लिखा है, m बटे n लिखा है, तो ये लिखा जाता है log बेस 10 m माइनस log बेस 10 n।
इसका मतलब है कि अगर आपको m-n दिख रहा है लॉग में तो उसको हम बटे में लिख सकते हैं सूत्र से, है ना। ये सूत्र से लिखेंगे, क्या सूत्र से। ये हो गया। अब ये तो पलटेगा तो ऊपर जाएगा, आपको पता है। आपको पता है क्या आ गया, ई सेल इज इक्वल टू यानी ई नॉट सेल माइनस 0.0591 होल बाई 2 क्या आ गया भैया, लॉग बेस 10। ऊपर गया क्या, ऊपर गया क्या, जेडन आयन गया ना, हाँ सर गया, जेडन आयन की सांद्रता होल बाई नीचे क्या बचा, कॉपर आयन की सांद्रता। यहां से क्या दिखा, एक बहुत अच्छा चीज दिखा। क्या दिखा, इस बात को समझने की पूरी कोशिश करना, इस बात को समझने की पूरी कोशिश करना भाई। यहां से एक स्टैंडर्ड फार्मूला आया आपका, जो कि जिंक और कॉपर का जो सेल अपक्रिया है, उस सेल अपक्रिया के लिए मानक क्या निर्णय समीकरण है ना। ये क्या है, गैल्वेनी सेल या वोल्टीय सेल, गैल्वेनी सेल या वोल्टीय सेल, गैल्वेनी सेल या वोल्टीय सेल के बारे में अगर बात की जाए, गैल्वेनी सेल या वोल्टीय सेल है ना, वोल्टीय है ना सेल के लिए निर्नष्ट समीकरण, ये क्या है, निर्नष्ट समीकरण किसके लिए है, गैल्वेनी सेल और वोल्टीय सेल के लिए निर्नष्ट समीकरण है। यानी ये जो समीकरण हमारा है वो क्या है, गैल्वेनी सेल और वोल्टीय सेल के लिए निर्नष्ट समीकरण आ गया। क्लियर, आ गया ना। चलिए आप बताइए, समझ में आया, चलिए जल्दी बताइए, क्या ये टॉपिक समझ में आ गया, जल्दी बताइए, जल्दी बताओ। टॉपिक भाई चिंता मत करो, टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टॉपिक की चिंता नहीं करना आपको। जी सर समझ में आ गया, बिंदु बच्ची जी सर समझ में आ गया, दिनेश यस सर, आगे आगे यस सर, मनोज कुमार यस सर। बस 10 नहीं तो बजे एक क्या, अच्छा अभी परेशान में हो सर, सही है सर, स्मार्ट स्टाइल बिल्कुल सही है, यस सर समझ में आया, ठीक। अगर आ गया तो फिर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या आएगा। अब सवाल इस पर लगेगा, अब इस पर सवाल लगेंगे कि भैया ये आपका क्या है, 2 है, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या है, सीधा सीधा सवाल इस पे लगेगा। क्या पता चला, क्या है, ये लिखा है सांद्रता किसका, जिंक की, और ये सांद्रता किसकी लिखी है, कॉपर की लिखी है। तो बात कुछ इस तरह से है। अब सवाल क्या लगेगा, अब सवाल देखना क्या लगेगा, सवाल मैं दे रहा हूं, एक सवाल कहां गया, एक सवाल यहां से है, पहला सवाल, हाँ ये हो गया नोट। पहला सवाल ये है, पहला सवाल ये क्या कह रहा है, पहला सवाल ये कह रहा है भैया कि क्या कह रहा है, 298 केल्विन ताप पर दी गई समीकरण अर्ध सेल अपक्रिया हेतु अपचयन विभव की गणना कीजिए। अपचयन विभव की गणना कीजिए, जहां ई नॉट की वैल्यू दे दिया है, अब बात आती है कि ये डायरेक्ट जानते हो क्या दिया है, एक सेल दिया, मतलब कौन पे, मतलब किस पे दिया, जानते हो किस पे दिया है, आपने एक लगाया था एम वाला ना, आपने लगाया था एक एम वाला, हाँ ये आप लगाया ना। अब ये भी सिद्ध किया ना, इस पर सवाल दिया वो, जब केवल एक इलेक्ट्रोड दिया हो, ऐसे जब कोई एक अर्धक्रिया दिया हो तब उसका निर्णय समीकरण इस तरह से होगा। उसी पे आपका क्या दिया, ये सवाल दिया है, उसी पे आपको सवाल दिया है, तो समझ जाओ, डायरेक्ट लिखो, ऐसे लिखो, डायरेक्ट देखो, ऐसे लिखो, ई क्या, सिल्वर का इलेक्ट्रोड विभव जो होगा वो क्या होगा, इक्वल टू ई नॉट, यानी सिल्वर का मानक इलेक्ट्रोड विभव भैया, सिल्वर का मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस 0.0591 होल बाई n लॉग बेस 10, ऊपर आया 1 बाई क्या है, सिल्वर की सांद्रता, सिल्वर आयन की सांद्रता, हो गया, वैल्यू सब पता है। ये क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव जो आपको यहां पता है। ये क्या है आपका, सांद्रता यानी आयन की सांद्रता, जो इसकी सांद्रता दिया है आपका यहां, ये देखो लिखा है ना। n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितना इलेक्ट्रॉन है आप क्रिया में, एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए रख दो। इसका मतलब है यहां से हम रखेंगे डायरेक्ट क्या, 0.80 वोल्ट माइनस 0.0591 और फिर लॉग बेस 10
यहाँ लिखेंगे 1 ये क्या लिखा है 0.1 सांद्रता हो गया। इसको लिखो और सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने से क्या आएगा 0.80 वोल्ट माइनस 0.0591 और फिर log आ जाएगा ये 10 की घात ऊपर, यानी 10 का गुणा कर दो खत्म, 10 के पावर 10 हो जाएगा, है ना। 10 के पावर 10 हो जाएगा कैसे, 10 का गुणा नीचे ऊपर करोगे, इसका दशमलव गायब, ऊपर बचेगा 10, नीचे बचेगा 1, यानी केवल आएगा 10। हो गया। अब आगे क्या लगेगा, आगे देखो 0.080 माइनस केवल बचा ये क्या बचेगा 0.0591 इंटू 1। क्यों, क्योंकि log बेस 10 log जो होता है 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। क्यों, यहां से मैं लिख देना चाहता हूं अगले पेन में, अगले पेन से क्या लिखेंगे log बेस 10। जब आधार घात दोनों सेम होता है तो उसकी वैल्यू 1 आती है। हो गया, तो आपका आ गया 0.80 माइनस 0.0591। अब इसको घटा दो, जो आएगा वो आंसर होगा आपका। जल्दी बताओ, आया समझ में? हाँ जल्दी बताओ, पहले क्या आया, पहले आया ये समझ में कि नहीं आया, जल्दी बताओ, है ना। चलिए आ जाओ पहले आप देखो यहां से। हाँ नहीं अभी नहीं, अभी तो टॉपिक हमारा बहुत कुछ बाकी है। गिब्स ऊर्जा एनर्जी बाकी अभी है ना, यानी फ्री एनर्जी बाकी अभी, उसको निकालना है, उसको देखना है ना। हाँ बिल्कुल ठीक, सही है। ये सवाल समझ में आया? कमेंट करो एक बार, जल्दी से कमेंट करो, सवाल समझ में आया? सवाल अगर समझ में आ गया तो फिर आगे बढ़े। सवाल समझ में आया? चलिए आ गया, यानी कि ये उस फार्मूले पे आया था। आगे देखते हैं कौन से फार्मूले पे सवाल आएगा। अगला आपका एक सवाल और है, जो बाकी सवाल सॉल्व करने के बाद ये सवाल है कुछ इस तरह से। ये सवाल कुछ इस तरह से है। क्या लिखा हुआ है, एक जिंक छड़ है जिसकी सांद्रता इतनी है, इतनी सांद्रता विलयन में डुबोई जाती है। जिंक सल्फेट का विलयन इतनी सांद्रता का है, वो डुबोया जाता है भैया। यदि इतने यानी 298 केल्विन ताप पर दी गई तनुता पर लवण 95% क्या होता है भैया, वियोजित हो जाता है। मतलब 95% क्या होता है, वो वियोजित होता है। जब वियोजित होता है तो इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, वियोजित होता है 95%, तो कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रोड विभव निकालो। ये भी केवल क्या दिया, जिंक के लिए दिया। क्या दिया है, जिंक जो हमारा था, जिंक जो है वो क्या हो रहा है, कहां गया, ये वियोजित हो रहा है। हाँ Zn+2 है ना, 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से क्या हो रहा है ये बता रहा है। अब इसका हमें जिंक का इलेक्ट्रोड विभव निकालना है। निकालने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, सांद्रता पता होनी चाहिए। सांद्रता के लिए कहा है कि इतने सांद्रता का 95% क्या होता है, वियोजित हो जाता है। इसका मतलब है कि Zn जो हमारा होगा, ध्यान से सुनना, Zn जो है, Zn सांद्रता यानी Zn आयन की सांद्रता जो होगी वो 0.1 है ना मोलर का 95% क्या होगा, क्योंकि वही तो टूटेगा भाई। अगर ना समझ में आए तो उसको तोड़ के देख लो। आप उसको तोड़ोगे, जब ZnSO4 को तोड़ोगे तो क्या आएगा, Zn प्लस आएगा, SO4 माइनस आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। यानी वियोजित हो रहा है, इसी का वियोजित हो रहा है। तो यहां से आ गया ये, यानी इसकी सांद्रता आएगी 0.1 इंटू 95/1000। हो गया, डिवाइड कर दो जितना आएगा, क्या आएगा 0.1 इंटू 0.95, ओवरऑल आ गया क्या 0.095 मोलर। ये ओवरऑल इतना आ गया, यानी कि इसकी सांद्रता इतनी आ गई। अब जब सांद्रता आ गई तो फिर चिंता किस बात की, लिखो Zn प्लस से इक्वल टू मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव जिंक इलेक्ट्रोड का जैसा है वैसा लिखना, माइनस हो जाएगा 0.0591/2 log बेस 10, ये भी उसी फार्मूले पे सवाल है, होल बाई जिंक की आयन की सांद्रता। हो गया, सब पता है, सब कुछ पता है, रखना शुरू करो। क्या रखेंगे, जिंक इलेक्ट्रोड का विभव इक्वल टू जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब जरा ध्यान से देखना, जिंक का ये मानक इलेक्ट्रोड विभव जो दिया है वो क्या दिया है, प्लस से न्यूट्रल, यानी अपचयन हो रहा है। तो ये क्या दिया, अपचयन का इलेक्ट्रोड विभव दिया है, और हमें रखना किसका है, न्यूट्रल से प्लस, यानी ऑक्सीकृत हो रहा है।
तो हमें किसका रखना है, ऑक्सीकृत का रखना है। ये भी हमने बताया था कि जब क्या होगा, जब भैया आप इसको आप चेन से ऑक्सीकृत वाले में रखोगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, केवल साइन चेंज हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा वो प्लस में आ जाएगी वैल्यू, यानी कि आपकी यही वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी प्लस में 0.76 माइनस, इसको डिवाइड करो या कुछ ना करो, चलो लिख लो, होल बाई 2 लॉग बेस 10 है ना। इसकी सांद्रता कितनी है 0.0 क्या है 95, ये हो गया। इसको करो 0.095 आ गया, यहां से आया इतनी वैल्यू सांद्रता आ गई। अब आपको सॉल्व करना है, कैसे देखो, ये Zn जिंक इलेक्ट्रोड का विभव इजिकल टू 0.76 माइनस 0.0591 अपॉन 2 और लॉग बेस 10, इसको 0 गायब करने के लिए हम 10 का गुणा करेंगे नीचे ऊपर, तो 3 अंक है 1 2 3, यानी 1000 ऊपर आ जाएगा और नीचे से दशमलव क्या होगा गायब हो जाएगा, 95 हो जाएगा। अब ये लिखा log m बटे n लिखा है, यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या भैया, इसको हम लिख सकते हैं 0.76 माइनस 0.0591 होल बाई 2, ये आ जाएगा log बेस 10। इसको 1000 को लिख सकता हूं मैं क्या 10 के पावर 3, क्या लिख सकते हैं 10 के पावर 3 होल बाई 95, ऐसे लिख लो, हो गया। अब इतना जब आ गया तो उसके बाद क्या लगाना, देखो ये लिखा है log m बटे n लिखा है, इसको तोड़ दो, log m माइनस log n कर दो, 0.76 माइनस, इसको डिवाइड करना चाहते हो तो कर दो भाई, कितना 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 5 10, इतना है, यानी 0.0295 log, इसको तोड़ो, log 10 बेस 10 के पावर 3 यानी log m माइनस log n यानी 95 हो गया। इतना लिख सकते हैं, तो भैया इतना लिख सकते हैं, तो चिंता किस बात की, लिखो, ये हो गया, ये हो गया। आगे आओ 0.76 माइनस 0.0295 इक्वल टू, ये घात के नियम से आगे आता है, यही बताएं या आगे बताएं, चलो यहां आगे बताते हैं क्योंकि लंबा सवाल है, थोड़ा सा लंबा, केवल लगाना है, कैलकुलेशन है बस। बताइए समझ में आया इतना कि नहीं आया, बताइए इतना टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया, हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं, बताइए ये टॉपिक समझ में आया। 12th वाले जो बच्चे हैं नए 2022 के लिए, उन बच्चों को आया कि नहीं आया, हाँ ठीक आया, ठीक है आ गया, तो फिर आगे चलते हैं, वहीं से लगाएंगे। देखो यहां से आगे होने जा रहा है अगली स्लाइड में, अगली स्लाइड का मतलब नया स्लाइड हम ले लें, चलो नई स्लाइड ले लिए। नई स्लाइड में क्या करना है, आपका जो वैल्यू था क्या था भैया, आपका 0.76 माइनस 0.029 क्या आया था भाई, 95 है ना, 95। उसके बाद क्या अंदर आया था, log बेस 10 के पावर 3 माइनस log बेस 10 के पावर 95, ये हो गया। यहां से एक चीज करने जा रहे हैं हम, देखो ध्यान से देखना, 0.76 माइनस ये 0.0295 लिख लो, और उसके बाद क्या, ये घात के नियम से घात एक आगे आ जाता है, log बेस 10 के पावर 10 बच गया, माइनस इसकी वैल्यू होती है आपकी 1.775 समथिंग होता है, यानी आप लिखना चाहते हैं तो यहां लिखो, यहां आपको क्या है पहले इसको लिखना है, लिखो इसको, क्या लिखेंगे, एक सूत्र होता है log बेस 10 है ना, a के पावर x अगर लिखा रहता है तो क्या होता है x आगे आ जाता है, यानी ये x आगे आ जाता है, यानी x log बेस 10 के पावर a बचता है। ये कक्षा 9th में जब log था तब आप पढ़े होंगे। उसके बाद क्या है log 95, ऐसे लिख लो 95 log बेस 10, चलिए log बेस 10 95 की वैल्यू होती है 1.775 समथिंग होता है, ये नोट कर लेना, देख लेना, ये हो गया। इसको जब लिखा हमने तो क्या आ गया
0.76 माइनस 0.0295 मैं पूरा बताने की कोशिश कर रहा हूं। 3 इंटू 1, 10 बेस 10 है, यानी आधार घात समान, तब 1 हो गया, माइनस 1.775 हो गया। सॉल्व कर लो भैया, जो आएगा वो आंसर आएगा। अब तो कर सकते हो, मुझे यहां तक बताना अनिवार्य था। क्यों? क्योंकि आपको लगाना अनिवार्य है। 0 0 कर दो, पीछे 3 अंक है ना, 0 कर दो, माइनस 1.77 क्या बोला, 1.775 है ना, लगा दो, घटा दो, जो आया वो आंसर। 0.76 माइनस 0.0295 इंटू, घटाओ, 0 में से 5 गया, यानी 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 में से 7 गया 2, 9 से 7 गया 2, यहाँ 2 से 1 गया 1, 1.225 हो गया, 1.225। अब आप लगाओगे, जो आएगा उसका आंसर आएगा। केवल आपको सॉल्व करना है। लगेगा आगे, लगेगा आगे कि नहीं लगेगा, जल्दी बताइए। 1.49 गजब, क्या हो गया, लग गया। जीबी, अच्छा जीबी खत्म हो गई, अरे यार कैसे गया, अभी तो गिफ्ट ऊर्जा बाकी है। लगेगा लगेगा, सब लगेगा, चिंता नहीं करना है। आया कि नहीं आया? सवाल आपको लगाने का तरीका समझना है, आपको कैसे कैसे लगाया गया, कहां कहां मुझे क्या क्या टर्म को बदलना है, वो आपको समझना अनिवार्य है। समझ में आ गया? हाँ सही है। ए बाबू, जब आगे समझ में आपको आएगा तभी आगे भाग पाओगे ना। चौथा चैप्टर हम शुरुआत कर देंगे, सपोज दैट ये कॉन्सेप्ट लगाना शुरू कर दें तो कंफ्यूज हो जाओगे। बहुत दिक्कत इस बात की है, आप लोग क्या होते हैं, जब थोड़ा सा कंफ्यूजन मतलब क्रिटिकल पॉइंट आ जाता है, टफ पॉइंट आ जाते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब होपलेस हो जाते हैं, अपने आप को भागना शुरू कर देते हैं भैया, है ना, कि भाग चलो यार, रहने दो, हटाओ इसको। तो यही बहुत बड़ी कमी है आपके अंदर कि यार कठिनाइयों को आप छोड़ रहे हो। कठिनाइयों से जब तक लड़ना नहीं सीखोगे तब तक कैसे समझ में आएगा। अभी तक आप आसान आसान में घूम रहे थे, इसीलिए आपको क्या है, इसीलिए केमिस्ट्री टफ लगती है आपको, इसीलिए टफ लगने लगती है। लेकिन जब आप टफ से यानी जब कठिनाइयों से लड़ना सीखोगे तब आपको आसान लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा, है ना, ऐसे नहीं लगेगा। चलिए, मनोज कुमार बहुत अच्छे बच्चे, बहुत सही बच्चे हैं। ये क्या कर रहे हैं, तुरंत हमको लग रहा है साथ साथ लगाते रहते हैं और ये कैलकुलेट करके आंसर बता रहे हैं। कितना बता रहे हो बाबू? 0.723। चलो 7283 कुछ बता रहे हैं ये आंसर, हाँ 238 बता रहे हैं। चलो इन्होंने आंसर बता दिया इतना, यानी कि ई सेल किसका, जिंक का, जिंक का जो इलेक्ट्रोड विभव आया वो इन्होंने बताया। उन्होंने बताया कितना आया, इन्होंने बताया सर 0.7 कितना वोल्ट आया। बताओ क्या दिक्कत है आपको, है ना। क्या पर नहीं बताता क्या, जल्दी बताओ क्या हुआ बाबू। एलोन, यस जी, क्या दिक्कत हो गया एस पांडे? अरे कोई दिक्कत नहीं, जल्दी बताइए। हाँ थोड़ा 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 देखिए, यहाँ बातें नहीं करना। सौरभ बाबू आप लोग क्या कर रहे हैं, देखो स्टेटस किंग आ गए हैं, हाँ इनको देखो, ऐसा लग रहा है ये यही करने आए। ठीक कर लो भाई, तुम कहो तो हम पूरा करा दें, तुम्हारे घर पे चल के बात कर दें मम्मी पापा से कि आपका बेटवा ये करना चाहता है, इसको करवा दो जल्दी से, हाँ अगर चाहो तो चले भाई। हाँ चलिए आगे चलते हैं। हाँ अच्छा, कापर का भी निकाल लो, कापर का निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, कापर का सवाल दिया रहेगा, दिया है तो निकालेंगे हम। आगे देखते हैं, आगे क्या है, अब निर्णय समीकरण का क्या है भैया, ये हम निकालेंगे, है ना। निर्णय समीकरण का ईएमएफ निकालेंगे इसके लिए, चलो इसके लिए निकालते हैं। निर्णय समीकरण क्या निकालेंगे हम, इसके लिए निकालेंगे। इसके लिए निर्णय समीकरण क्या होगा, ध्यान से सुनना, देखो ध्यान से सुनना, सिर्फ और सिर्फ इतना बताना है आपका, ये क्या पूरा उत्पाद है, ये पूरा अभिकारक है। तो किसी अभिक्रिया के लिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए, है ना, निर्णय समीकरण, निर्णय समीकरण हो गया। जब निर्णय समीकरण लिखना है तो ऐसे लिखना डायरेक्ट, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 होल बाई एन
log बेस 10 क्या हो जाएगा, उत्पाद की सांद्रता, मैं यहां लिख रहा हूं उत्पाद की सांद्रता होल बाय अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता हो गया। अब यहां थोड़ा सा इस्तेमाल होगा आपके चौथे चैप्टर का ट्रिक, लेकिन ये ट्रिक आप कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं पढ़े तो जाके पलट के देखना। कक्षा 10 में आपको केमिस्ट्री में ही पढ़ाया गया है ये टॉपिक, जब आप वियोजन की जल का वियोजन की मात्रा पढ़ रहे थे तब। यहां से क्या हो जाएगा, ई सेल यानी सेल विभव इक्वल टू मानक सेल विभव माइनस 0.0591 होल बाई एन, ये हो जाएगा log बेस 10। यहां उत्पाद जो है ये पूरा है, अभिकारक क्या ये पूरा है। कभी भी किसी की सांद्रता लिखी जाती है तो कैपिटल सी और इसके घात जो उसका कोफिशिएंट होता है उसका घात चढ़ जाता है इनटू क्या है डी, क्या है डी है उसकी सांद्रता डी, उसकी खोपड़ी पे उसके आगे का नंबर हो गया, यहां से बटे ए की खोपड़ी पे क्या स्मॉल ए और बी की खोपड़ी पे क्या स्मॉल बी। ये होता है आपका निर्णय समीकरण के हिसाब से क्या सांद्रता को व्यक्त किया जाता है। क्लियर। अब यहां से ये समीकरण आ गया, ये समीकरण आया ना, ये समीकरण आया। अच्छा ये बताओ ये उत्पाद और अभिकारक मैंने लिखा, समझ में आया? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। हाँ याद देखो किंग जी क्या बात है। चलिए रहने दो, जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ेगा, जिसको बात करना वो है, हैं? हाँ बात कर लो, तुम्हारी जिंदगी में बातें करना है। शायद टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट पढ़ाया जा रहा है इसका कोई मायने आपको नहीं है ना, इसीलिए हमारे यहाँ के बच्चों में दिक्कतें यही होती है कि टफ लगता है, सब कुछ टफ लगता है। क्यों? क्योंकि पढ़ाते समय वो कंसंट्रेट नहीं रहते हैं। 2 4 10 बच्चे कंसंट्रेट होते हैं, 20 बच्चे कंसंट्रेट होते हैं, बहुत हो गया 50 लोग कंसंट्रेट हो गए। 200 की संख्या अगर 250 की 150 की संख्या रहती है तो उसमें 50 लोग कंसंट्रेट है, नहीं तो 10 लोग कंसंट्रेट है। वही 10 लोग समझ जाते हैं, आगे चल के वही कहते हैं अच्छा है, लेकिन जो 50-60 लोग होते हैं वही पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं, पूरी तरह से चौपट कर देते हैं क्या आने वाली पीढ़ी को। आने वाली पीढ़ी के दिमाग में यह भ्रम हो जाता है यार 50 लोगों को नहीं आया, कैसे हमें आएगा। वो बोल दिया, कहीं पूछ लिया तो कहेगा अरे यार ये तो बहुत टफ है, समझ में आया, पल्ले नहीं पड़ती यार, केमिस्ट्री पल्ले नहीं पड़ती है। क्यों पल्ले पड़ेगी भाई, पल्ले क्यों पड़ेगी? आपकी ये गुलाम है क्या? आप बोलोगे कर देगी? नहीं, आपको समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यही कारण है कि जब समझते नहीं तब नहीं समझ में आता है। बाकी किसी टीचर की पढ़ाने में कोई कमी नहीं होती है शायद, मेरे हिसाब से हर टीचर आपका कॉन्सेप्ट वही बताता है, टॉपिक वही रहते हैं, पढ़ाई भी वही रहती है, सारी चीजें वही रहती है, लेकिन क्या है बच्चे समझते नहीं है। गलती किसकी आती है? सब्जेक्ट की। भाई टफ है, बहुत टफ है यार, है ना। अब क्या है समझ में कहां आपको आता है, जानते हो कहां आता है? जब आप यही चीज सीखने के लिए पैसे को पेड करते हो, मतलब जमा करते हो कहीं अच्छी तरह से, तब आपके दिमाग में कुछ असर जाता है, यार मैंने जमा किया, मैं पढ़ लूं, बदमाशियां ना करूं। तब पढ़ते हो तो थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है, लेकिन फिर भी पूरा नहीं आता। क्यों? क्योंकि जब थोड़ा सा आता है ना फिर मस्ती करना शुरू हो जाता है। क्लास में भी पैसा जमा करते हो, वहां भी क्लास में मस्ती करना शुरू हो जाता है। थोड़ा सा समझ में आया, मस्ती करना शुरू हो गए, मस्ती करना शुरू हो गए। तब जब आपको पूरा नहीं समझ में आया तो क्या कहते भाई ये टफ है यार, अंत में निष्कर्ष निकलेगा बहुत टफ है भाई। अरे टफ कुछ नहीं है मेरे भाई, है ना, टफ नहीं है। अंतरिक्ष में जाने के लिए लोग सोच रहे थे, लेकिन आज अंतरिक्ष में जगह खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और खरीद रहे हैं। क्या था पहले लोग सोचते थे कैसे जाएंगे आसमान में, कैसे जाएंगे अंतरिक्ष में, कैसे जाएंगे चांद पे, चांद तो बहुत दूर है, उस पर जाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आज क्या करें, उस पर लोग जगह खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि आसान बना दिया। कब? जब उन्होंने लड़ा, जब उन्होंने किया काम, वो तब हुआ आसान। जब इतना बड़ा काम एक इंसान कर सकता है, तुम भी तो एक इंसान हो यार। ईश्वर ने आपको भी पैर दिया, आपको भी पांव दिया है, आपके पास भी दिमाग दिया, आपके पास भी आंख दिया, आपके पास भी हाथ दिया है, सब कुछ कर सकते हो। इस शरीर का इस्तेमाल अच्छे काम के लिए करो, उस दिमाग का इस्तेमाल अच्छे काम के लिए करो, तो क्यों नहीं कर रहे हो? गलत काम के लिए दिमाग खुराफाती में लगा देते हो। ये करना, ये करना, ये करना है, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो सोच लोगे, है ना। कल क्या करना है, कल उसके साथ कैसे बतियाएंगे, ये सोचोगे। हाँ, कल पूजा आएगी, कल आस्था आएगी, उसके साथ मुझे कैसे बात करना, कैसे हैंडल करना कि वो नाराज ना हो, ये सोचोगे, रात भर सोचोगे। लेकिन ये कहा जाए कि कल का जो न्यूमेरिकल दिया गया था, क्या वो आपने सॉल्व किया? नहीं। सीधे कहोगे नहीं आता है ना, उसको सोचोगे नहीं कि भाई कैसे लगाना है मुझे, कैसे लगाना है मुझे, ये नहीं सोचोगे, सीधे कह दोगे नहीं आता है।
है ना। आपको आस्था से, पूजा से, दिव्या से, सलोनी से, सोनी से, किसी से बात करने के लिए कोई दिमाग नहीं दिया था कि आपको इनको हैंडल कैसे करना है ना। आपके दिमाग में खुद बातें आ जाती है कि कैसे हैंडल करना, कैसे इनको अपने रास्ते पे लेके आना है, कैसे इनको समझाना है। ये आपके दिमाग में रात भर दिमाग बात चलेगी, खुराफात आएगा। सोचोगे ना, अपना दिमाग ही तो इस्तेमाल कर रहे हो। अरे वही दिमाग अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दो यार, कर दो। मेरी बात मानो, अपने गार्जियन के लिए, मेरे लिए ना सही, कोई दिक्कत नहीं। मेरी क्लास में मत पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, कहीं भी पढ़ो मेरे भाई, कहीं भी पढ़ो, लेकिन अपने गार्जियन के लिए अपने आप को बर्बाद मत करो। उन्हें उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करो। जिस उम्मीद से तुम्हें वो पढ़ा रहे हैं, जिस उम्मीद से पढ़ा रहे हैं, जिस उम्मीद से पाल रहे हैं, उस काम करने की कोशिश करो। वो काम करके दिखाने की कोशिश करो। मेरे लिए ना सही, किसी के लिए ना सही, है ना, अपने मम्मी पापा के लिए। जिंदगी में बिना स्वार्थ का प्यार केवल माँ बाप ही कर रहे हैं और कोई नहीं करता। सब टाइम पास होता है, मोह माया है। जब क्लास बंद हो जाए आप कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी करो, मैं देखने भी नहीं आऊंगा। लेकिन अगर आपके पास समय है, क्लास चल रही, तो उसको समझो अच्छे से। मैं ये नहीं कर रहा हूं आप मेरी ही क्लास में समझिए। आप हर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सभी सब्जेक्ट की क्लासों में कंसंट्रेट रहिए। 6 सब्जेक्ट है या 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट की क्लास में 5 घंटे कंसंट्रेट रहना है आपको बस। और हो सकता है सभी सब्जेक्ट में कंसंट्रेट भी उतना ज्यादा नहीं रहना है। केवल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ऐसी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ऐसी है जो कि कंसंट्रेट रहना पड़ेगा, तो इसी में रह जाओ, बाकी कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो भी मन करे वो करो, लेकिन मन से पढ़ाई करने की कोशिश करो मेरे भाई। आप जहां समझ में आए वहां समझो, कहीं भी पढ़ो, कंसंट्रेट होकर के पढ़ो। ये नहीं कि मेरे पास ही पढ़ो, मैं नहीं चाहता हूं, मैं नहीं कहता हूं कि आप मेरे पास ही पढ़िए। आप जहां भी पढ़िए वहां कंसंट्रेट होकर के पढ़िए मेरे भाई। एक छोटे भाई एक बड़े भाई का सलाह है कि कंसंट्रेट होकर के पढ़ने की कोशिश करो। लोगों की बातों में मत आओ भाई। अगर आप पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, दोबारा अगर पढ़ रहे हैं तो और अच्छी बात है। अगर आपको बाद में नहीं समझ में आया था, पहले नहीं समझ में आया था, है ना, अब समझ में आ रहा तो अब पढ़ो। क्लास में आओ तो कुछ सीखने के लिए आओ। अगर पढ़ना है तो आओ, नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं। मुझे यहाँ संख्या नहीं देखना है। मैं अगर पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाऊंगा, 10 बच्चे आ रहे हैं तो 10 बच्चों को ही पढ़ाऊंगा, बस पढ़ने वाले आए, ढंग से आए। मैं आपके एंजॉय को नहीं रोक रहा हूं, आपकी मस्ती को नहीं रोक रहा हूं, आपके भविष्य को देखना चाहता हूं। देख रहा हूं कि अगर आपकी हैबिट इसी तरह से बनी रही, यहां इस चैनल में, इस जगह पे मैं 6 महीने हो गए पढ़ाते, देखता हूं अगर 200 बच्चे 100 बच्चे आते हैं, उसमें से केवल 10 बच्चों का कमेंट आता है यस सर, नो सर, यस सर, समझ में आता है सर। बाकी बच्चे पता नहीं कहां, बाकी बच्चों का क्या कमेंट आता है, पूजा, सोनी, दिव्या, दीपिका कहां हो, आई लव यू, हाय, है ना, लोग भेजते हैं, ये बोलते हैं। अरे इसी में अगर करना है तो भाई अलग से कर लो। जाके एक चौराहे पे बैठ जाओ, लाखों लोग आएंगे, हजारों लोग आएंगे, सबको बोल दो आई लव यू। हाँ बोलो, देखते हैं पेट भर क्या मिलता है भाई आखिर, है ना, क्या मिलता है आखिर। बस एक कहने का मतलब कि मायावी एक शब्द है जिसको बोलने से लोगों को लगता है कि दिल में शांति हो जाती है। अरे कुछ नहीं होता है यार, एक प्रकार से टेंशन बढ़ जाता है। सपोज दैट अगर आप बोले, सामने वाली मुस्कुरा दी, रात भर पता चलेगा सो नहीं पाओगे, चिंता ऊपर से आएगी, है ना, जो काम करना था वो सब काम चौपट हो जाएगा, बस आपके दिमाग में वही खुराफात आएगा। सिर्फ और सिर्फ मुस्कुरा भर दी अगर ना सामने वाली लड़की, तो क्या है, आप पूरी रात नहीं सो पाओगे, 10 दिन, कम से कम 2-4 दिन, 1 हफ्ते पागल रहोगे भाई, झूठे में पागल रहोगे, झूठ में पागल रहोगे। सोचोगे अरे यार ये हुआ वो हुआ, सारा टाइम बर्बाद कर दोगे उसी में। नुकसान कितना जानते हो, 365 साल के होते हैं, 365 दिन, और उस 365 दिन में आपने पता नहीं कितने दिन बर्बाद कर दिए और एक क्लास खत्म हो जाती है ऐसे ऐसे करके। जिंदगी 25 साल में कामयाब हो जाओ तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाए समझ जाओ आधी जिंदगी आपकी घूमने में निकल गई। अब आधी जिंदगी क्या करना है वो तो समझ में नहीं आएगा, वो पता नहीं क्या होगा, वो ईश्वर जाने। खुदा ना करे आपके साथ गलत ना हो, अच्छा हो, आप लोग अच्छे हो, अभी बच्चे हो, मुझे समझ में आ रहा है, इंटरेक्शन हो जाता है ना, वो हाइपोथैलेमस जग जाता है दिमाग में, वो काम हो जाता है। आपके दिमाग की गलती है, आपकी गलती नहीं है, आपकी आंखों की गलती है और किसी गलती नहीं है, हो जाती है गलतियां। लेकिन अपने लक्ष्य से भयभीत मत हो। अपने लक्ष्य से अगर भयभीत होना शुरू कर दिए तो यकीनन गड़बड़ होगा फिर। तो मेरा यही कहना है बाबू, कहीं भी पढ़ो, किसी भी जगह पे पढ़ो, है ना, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, हमेशा कंसंट्रेट रहो।
1 घंटे पढ़ाया जा रहा है 1 घंटे कंसंट्रेट हो, 2 घंटे पढ़ाया 2 घंटे रहो, बाद में बातें कर लेना, है ना, बाद में बातें करने का आपके पास बहुत समय है, कर लेना, लेकिन क्लास में कंसंट्रेट हो, किसी को डिस्टर्ब मत होने दो, पढ़ रहे हो पढ़ो अच्छे से। क्लियर? चलिए कोई बात नहीं। बाकी अगर मेरी बातें अगर आपको यहाँ लगी होंगी, पढ़ने की सिवाय अच्छी लगी होंगी तो पढ़ना, अगर चोट लगा होगा तो माफ कर देना, बस यही चाहते हैं और कोई दिक्कत नहीं। देखो अब हमारे पास क्या है, ये कंसंट्रेट, ये आ गया सांद्रता के केस में, ये आया, इसमें आया सांद्रता के केस में ये आ गया। ये सवाल अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो बहुत इसमें क्वेश्चन उठ रहे हैं, बहुत ज्यादा, लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा नहीं कि सर कैसे आया। ये मैंने बोला कहां से, बिना मैं पूछे बोल देता हूं कि सही बाबू ये टॉपिक पढ़ाया गया है, ये टॉपिक आप कक्षा फला क्लास में पढ़ चुके हैं, ये बोला जाता है। अगर आपके दिमाग में वो क्लास पढ़े हैं अच्छे से तब तो याद आएगा, नहीं पढ़े तो नहीं याद आएगा, है ना। अगर भूल भी गए हैं तो मैं बताऊंगा तो याद आ जाएगा, लेकिन अगर पढ़े ही नहीं अच्छे से तो कुछ नहीं याद आएगा, है ना। तो यही कारण है कि भाई दिक्कत क्या है, आपके दिमाग की है, आपकी उम्र की गलती है और किसी की नहीं है। हाँ, सब पर प्रभाव हो, सब पर प्रभाव होगा। और यहाँ एक लोग हमारी शादी के पीछे पड़े हैं, निखिल ठाकुर जी, अगर तुमको इतनी चिंता है मेरे भाई तो करा दो कहीं से शादी वादी, चलो, है ना, कर लेंगे 2 2 3 2 हो गया। आ जाओ, यानी कि सेल बराबर ई नॉट सेल 0.0591 अपॉन n log बेस 10 सांद्रता C पे घाते, यानी कि कभी भी किसी की सांद्रता अगर लिखना है उसके आगे अगर कोफिशिएंट जो है उसके आगे जो नंबर है वो नंबर उसकी खोपड़ी पे चढ़ जाता है ना। कैसे कैसे चढ़ता है, जब कोई रिएक्शन दिया है A इक्वल टू 2B, है ना, तो इसकी जो सांद्रता परिवर्तन की दर होती है वो क्या होती है भैया, सांद्रता परिवर्तन की दर जो B की होती है यानी रेट, ऐसे लिखो, चलो इसको भी मिटाएं, यहां 2 लिख दो, यहां A2 बन गया, है ना। तो इसकी जो दर होती है, दर बराबर दर प्रोपोर्शनल क्या था, सांद्रता परिवर्तन के बराबर होता है। ये आगे नंबर है तो इसका नंबर 2 के घात हो जाती है, बस यही, ये आपको पढ़ाया जाएगा अगले स्टेप में, अगले चैप्टर में। तो इसी हिसाब से जिसकी सांद्रता लिखनी है उसकी सांद्रता के आगे अगर कोफिशिएंट है, कोई नंबर है, तो उस नंबर को क्या करेंगे, उसकी खोपड़ी पे चढ़ा देंगे। यहां से मैंने लिख दिया भैया, आराम से लिख दिया, उत्पाद था उत्पाद का लिखा, अभिकारक का अभिकारक का लिखा, दोनों था दोनों लिख दिया, हो गया, ये हो गया। अब इसी समीकरण को जानते हो क्या बोलेंगे फिर से, इसी समीकरण को हम एक क्या साम्यावस्था स्थिरांक के पदों में समीकरण, साम्यावस्था स्थिरांक के पदों में समीकरण लिख लो, साम्यावस्था स्थिरांक के पदों में समीकरण। देखो केसी जो होता है, केसी बराबर क्या होता है, इधर वाली सांद्रता उत्पाद की सांद्रता भैया, उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता, क्या हो गई, अभिकारक की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता, यही है ना। इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सांद्रता C पे घाते C और D पे घाते D और होल बाई सांद्रता A पे घाते A होल बाई B पे घाते B, ये लिख सकते हैं ना। यानी ये जहां है वहां हम KC लिख सकते हैं, जहां ये है वहां KC लिख सकते हैं। इसका मतलब आ जाओ इस समीकरण से, इस समीकरण से उठा लो, आ जाओ भैया, उठा लो, उठा लो, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस ई नॉट सेल माइनस 0.0591 होल बाई n log बेस 10 इंटू KC, हो गया, log बेस 10 इंटू KC, क्योंकि KC की जगह हमने लग दिया AC, क्या रखा, KC की जगह हमने, मतलब AC की जगह KC रख दिया। लो क्या आया, इसको हमने लिख दिया सांद्रता यानी साम्यावस्था स्थिरांक या साम्य स्थिरांक के पदों में निर्णय समीकरण, ये आ गया आपका साम्य स्थिरांक के पदों में निर्णय समीकरण आ गया। क्लियर, चलिए सही है, चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे, है ना, ठीक, क्लियर है, चलिए क्लियर है ना, बिल्कुल। चलिए अवधेश जी, आलोक, अलोन, यस, चलिए बहुत अच्छे, आगे चले, आगे चले, चलो आगे चलते हैं, ये नोट हो गया तो फिर आगे चलते हैं। अब आपके इसी टॉपिक पर एक सवाल फिर आ रहा है,
इसी टॉपिक पर एक सवाल फिर आ रहा है, ये टॉपिक है ना, इस टॉपिक पर एक सवाल फिर आ रहा है, ध्यान से सुनना। क्या निकालना है? कॉपर का निकालना है ना, हाँ कॉपर का निकालना है सर, बिल्कुल निकालना है। कॉपर आयन की सांद्रता इतनी है, सिल्वर आयन की सांद्रता क्या? सिल्वर आयन की सांद्रता तो दिखाई नहीं दे रहा, E0 दिया, E0 दिया है। यदि सांद्रता इतनी है, क्या निकालना है? EMF शून्य होता है। अच्छा, इसकी सांद्रता पूछा है, किस सांद्रता पर क्या है? निम्न EMF शून्य हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि E0 जो है, ई सेल जो है क्या शून्य है ना, और बाकी चीजें दी है। क्या सांद्रता कॉपर आयन की कितना दे दिया है? 0.1 मोलर। उसके बाद भैया वोल्ट दे दिया है, E0 सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया। मैं डायरेक्ट फार्मूले पे रखता हूं, चलो। ई सेल माइनस मतलब इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 होल बाई n लॉग बेस 10 क्या होता है? उत्पाद कौन है? जल्दी बताओ, उत्पाद कौन है? उत्पाद कौन है इसमें? अरे भाई इसमें उत्पाद कौन है? देखो, अगर इस अभिक्रिया को लिखना है आपको तो क्या लिखोगे? इस अभिक्रिया, ये संकेत है ना, मैंने ये संकेत भी बताया था। इस संकेत का अगर रिएक्शन लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे? क्या लिखोगे? कॉपर क्या हो रहा है? कॉपर +2 में, सिल्वर क्या था? प्लस में, सिल्वर न्यूट्रल हो रहा है। अगर बात की जाए उत्पाद की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता, तो उत्पाद में कौन आएगा? ये आएगा। ये आया तो ये ठोस है, इसकी सांद्रता 1 हो गई, ये बचा केवल। इधर ये दोनों आएगा, ये आया तो ये ठोस है, इसकी सांद्रता केवल बची। इसका मतलब ये अभिक्रिया, इसका मतलब क्या? ऊपर रहेगा कॉपर की सांद्रता और नीचे क्या रहेगा? सिल्वर आयन की सांद्रता। हो गया ना? लेकिन सिल्वर आयन की सांद्रता होने के साथ साथ क्या, ये 2 आयन अगर कर दे रहा है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये 2 हो जाएगा। इसका मतलब इसकी खोपड़ी पे क्या आ जाएगा भैया? 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और यहाँ n की वैल्यू डायरेक्ट हो जाएगी, क्या? 2 हो जाएगी। लिख दो, सब कुछ वैल्यू पता। यहां रखो 0 और यहां रखो क्या? यहां वैल्यू आपको पता है E0 सेल, E कैथोड माइनस E एनोड होता है। कैथोड कौन काम कर रहा है? ये काम कर रहा है, और एनोड का काम ये कर रहा है, क्योंकि कॉपर क्या है? ऑक्सीकृत हो रहा है। तो E कैथोड माइनस E एनोड, कैथोड की वैल्यू क्या है? 0.80 माइनस एनोड क्या है? आप चाहिए विभो दिया, ऑक्सीकृत विभो लिखना है तो क्या हो जाएगा? वो माइनस कर दो उसको। 0.34 ये भी कैसे आ रहा है वो बताया गया आपको। अगर नहीं याद है तो पीछे पलट के देखो। हो गया? ये बंद हो गया। माइनस लगाओ 0.0591 होल बाई 2 लॉग बेस 10। इसकी सांद्रता आपको पता है 0.1 होती है ना। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या? सिल्वर, केवल और केवल सिल्वर बचा है। सिल्वर आयन की सांद्रता के घात 2 हो गया। ये घात नंबर क्यों चढ़ा? क्योंकि पीछे भी आया था C के आगे C था ना, उसकी खोपड़ी चढ़ गया था। तो अगर कोफिशिएंट आगे है तो उसकी खोपड़ी पे चढ़ेगा, है ना। उसकी खोपड़ी पे क्या हो जाएगा? वो चढ़ जाएगा। नंबर हो गया। इसका मतलब ये आ गया। अब सिर्फ और सिर्फ इसको सॉल्व करना आपको। ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 0.80 माइनस माइनस प्लस हो गया 0.34 और माइनस 0.0591 अपॉन 2 क्या हो जाएगा? लॉग बेस 10 क्या आ गया? 0.1 होल बाई सांद्रता Ag है ना का होल घात 2। ये हो गया। आपको सिर्फ ये निकालना है, बाकी सब वैल्यू पता है। ये जुड़ रहा है, जोड़ के इसको उठा के इधर ले आओ। और जब उठा के इधर ले आओगे भैया तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 0.0591 अपॉन 2 लॉग बेस 10 है ना। लॉग बेस 10 क्या भैया? 0.1 और सांद्रता क्या होगा? सिल्वर आयन की। उसके बाद इक्वल टू इसको जोड़ दो भैया। 8 3 11 114। कै अंक के बाद दशमलव लगेगा? 2 अंक के बाद 1 दशमलव इतना बोल्ट। सॉल्व करो, इसको उठा के उधर लेके चले जाओ, है ना। इसको उठा के उधर लेके चले जाओ। यानी लॉग बेस 10 0.1 अपॉन सिल्वर आयन की सांद्रता का घात 2, यहां बाहर रहेगा ये 2 इजिकल टू 1.14 इंटू 2 होल बाई 0.0591
0.0591 सॉल्व करो, जो आएगा वो बताना। उसके बाद ये log m बटे log n कर देना, यानी log m माइनस log n कर देना, तोड़ देना, log a बच जाएगा, इसकी वैल्यू उठा के उधर कर देना। क्लियर? चलो बताओ, आगे लगेगा सवाल? लग जाएगा? हाँ लग जाएगा। हाँ, कितना दाब देगा भैया? एक एटीएम देगा, ईएमएफ शून्य हो जाता है, एक एटीएम हो गया। चलो अगला टॉपिक आपका क्या है? अब अगला टॉपिक आपका क्या है? गिब्स ऊर्जा है। क्या है? गिब्स ऊर्जा है ना, गिब्स ऊर्जा। चलो ये हो गया। इसके बाद का टॉपिक क्या है? गिब्स ऊर्जा है। ये निर्णय समीकरण जो साम्य अवस्था स्थिरांक वाली बात की जाती है, ये यही है। इसको हमने बता दिया था, इसको हमने बताया। अब ये भी कहाँ बताया? साम्य अवस्था स्थिरांक को बता दिया है ना। और ये सवाल अभी चल रहा है, एक दूसरा सवाल नीचे वो लगा लेना आप। हो गया। चलो गिब्स ऊर्जा के बारे में बताते हैं। अब बात करते हैं, स्क्रीनशॉट लो, पहले स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद चलते हैं आगे। उल्टी खोपड़ी नहीं, चलो सही है। हाँ लगा लेना। आगे गिब्स ऊर्जा बताते हैं। चलो गिब्स ऊर्जा भाई, चलो चल गई। हाँ गिब्स ऊर्जा के बारे में बताते हैं। चलिए आज का टॉपिक जो था ये था, कल वाला टॉपिक अभी तक चल रहा था ये था आयनिक ऊर्जा। वैद्युत रासायनिक सेल है ना, अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा यानी कि फ्री एनर्जी, वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल कहलाता है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, गैल्वेनिक सेल या क्या रासायनिक सेल कहलाता है। जब सेल अभिक्रिया संपन्न होती है तब सेल का विद्युत आवेश बाह्य परिपथ में प्रेषित होता है। मतलब कहने का कि जब सेल अभिक्रिया शुरू होती है तो सेल का विद्युत आवेश क्या होता है? बाह्य परिपथ, मतलब बाहर की तरफ क्या वो अग्रसित हो जाता है। कहने का मतलब है कि आपने विलयन दिया, विलयन से क्या है? 2 बैटरी जोड़ दिया, यहां से क्या जोड़ दिया? आपने बल्ब जोड़ दिया है ना, बल्ब जोड़ दिया। जैसे विलयन धारा प्रवाहित हुई वैसे ये बल्ब क्या हुआ? जल गया। वो बल्ब क्या हुआ? जल गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये आपका आवेश जो था यहां से ना, ये इसमें परिवर्तित हो गया, मतलब अग्रसर हो गया। तो अग्रसर हो गया, तो इसका मतलब आगे क्या होता है? जिसके फलस्वरूप वैद्युत कार्य ध्यान से देखना, यानी विद्युत कार्य, इलेक्ट्रिकल विद्युत कार्य होता है। किसी सेल द्वारा किया गया वैद्युत कार्य उसकी मुक्त ऊर्जा में होने वाली कमी के बराबर होता है। ये टॉपिक आपका मेन है। पहले समझाया गया कि भाई जब गैल्वेनिक सेल होता है तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका मतलब क्या है कि वो जब विद्युत ऊर्जा में बदलता है तो हम फिर कहेंगे क्या कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें उत्पन्न जो आवेश होता है वो बाह्य परिपथ में प्रेषित हो जाता है, मतलब बाह्य परिपथ में चला जाता है। अब जब जा रहा है तो फिर कह रहा किसी सेल द्वारा किया गया कार्य होता है उसकी मुक्त ऊर्जा, जो ऊर्जा मुक्त हो रही है आवेश के रूप में, उसमें होने वाली कमी के बराबर होता है। भाई ऊर्जा है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होगा, ये आप जानते हैं कि क्या होता है? एनर्जी कंजर्वेशन होता है। सुबह आईटी क्लास में बताया भी गया है, क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन होता है, ऊर्जा संरक्षित रहता है। तो आपकी यहाँ से जो कार्य किया गया वो ऊर्जा क्या है? मुक्त ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। तो यानी कार्य किया गया उसमें जो कमी होगी वही क्या होगी? आपकी मुक्त ऊर्जा में क्या होगी? परिवर्तन होगा। यानी यहां से एक संकेत है कि डेल आर जी इक्वल टू ये डब्लू है, कैपिटल डब्लू है, नीचे क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक, यानी विद्युत के द्वारा, विद्युतीय सेल के द्वारा भैया जो किया गया कार्य होगा उसमें उत्पन्न जो ऊर्जा है वो कमी है, उसी कमी के बराबर होती है। इसका मतलब हमारा जो डब्लू है वो गिब्स ऊर्जा के बराबर आ रहा है। अब डब्लू की वैल्यू क्या होगी? देखो ध्यान से, है ना, डब्लू की वैल्यू क्या होगी? इसी में जोड़ना है, इसी में डब्लू की वैल्यू क्या होगी? देखो ध्यान से। आप सबसे पहले कार्य निकालेंगे, क्या निकालेंगे? सबसे पहले कार्य निकालेंगे, है ना। किसी परिपथ में क्या भैया किया गया कार्य, किसी परिपथ में या किसी परिपथ के द्वारा किया गया कार्य, किसी परिपथ में किया गया कार्य क्या होगा? देखिए यहां से यदि परिपथ में
परिपथ में, है ना, प्रवाहित आवेश NF और परिपथ का है ना EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी विद्युत वाहक बल क्या हो ई सेल हो गया। तब W बराबर क्या हो जाएगा, आवेश गुणे EMF मतलब विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये हो जाएगा आपका भैया W बराबर। अब W का फार्मूला क्या होगा, है ना, क्या हो जाएगा NF इंटू E सेल लिख लो, हो गया, यानी W की वैल्यू ये आ गई। अब क्या रहा है कि किया गया कार्य उसकी उत्पन्न ऊर्जा में हुई कमी के बराबर होता है। इसका मतलब है कि अब गिब्स ऊर्जा क्या हो जाएगा भैया, डेल्टा आर जी है ना इज इक्वल टू W, है ना, कार्य में कमी यानी कमी को माइनस से प्रदर्शित करेंगे भैया, माइनस NF ई सेल, यानी आपका फार्मूला आ गया डेल आर जी यानी कि गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन यानी F ई सेल। ये हो गया, यहां से एक फार्मूला बन के आ गया, ये आपका आ गया स्टैंडर्ड फार्मूला किसका, डेल आर जी का। डेल आर जी का क्या है, स्टैंडर्ड फार्मूला आ गया। क्लियर, चलिए जल्दी बताओ, समझ में आया। अंशुल शुक्ला बच्चे कितना दाब होगा, बाबू एक होगा, एक ATM होगा और कुछ नहीं करना है, एक ATM होगा उसका प्रेशर। क्लियर, चलो आगे आते हैं, नहीं जाएगी थोड़ी देर बस, थोड़ी देर जल्दी से बस आ जाओ, हो गया। उसके बाद अगला देखो, ये फार्मूला आपका NF। अगला साम्यावस्था के स्थिरांक में अगर बात की जाए, साम्यावस्था के स्थिरांक में अगर बात की जाए तो क्या है, देखो साम्यावस्था के स्थिरांक में गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन। तो जल्दी से देखो, आपका निर्णय समीकरण के अनुसार, है ना, निर्णय समीकरण के अनुसार जल्दी से लिख लो, लाइट जाने वाली है, इन्वर्टर बोल रहा है भाई, जल्दी से लिखो। निर्णय समीकरण के अनुसार क्या होगा, ई सेल इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट सेल, है ना, माइनस 0.0591 अपॉन n होता है ना, और लॉग बेस 10 कोई भी है। यहाँ क्या होगा भैया, यहाँ क्या होगा उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। जल्दी जल्दी लिख भाई, है ना, जल्दी बटे अभिकारक की सांद्रता। यहां से अगर साम्यावस्था है, कोई अभिक्रिया में साम्यावस्था है तो भैया ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, यानी ई नॉट सेल इक्वल टू 0.0591 लास्ट लॉग बेस 10 उत्पाद हो गया और बटे अभिकारक हो गया, है ना, ये हो गया। अब आपका डेल्टा जी जो होगा, रुको सुन लो, खत्म हो गया। डेल आर जी जो होता है माइनस NF, ई की जगह पे क्या रखेंगे हम, 0.0591 अपॉन n लॉग बेस 10 क्या होगा, उत्पाद बटे अभिकारक हो गया। ये हो गया आपका एक फार्मूला। क्या आ गया भैया, एक फार्मूला आ गया, जो फार्मूला आपको बहुत जरूरी था बताना, इसलिए मैं समझा कि ये आर जो आपका है वो बता दूं। डेल आर जी यानी गिब्स ऊर्जा परिवर्तन जो